जैसे 6.5 या 6 अरब रुपए का हमें एक बहुत बड़ा पीनलाइजेशन हुई, जो हम केस हार गए। सिर्फ एक मिस्टेक थी कि हम सीरियस नहीं थे उस मामले में। यही स्टेप्स जो आज इन 3.5 सालों में हमने उठाए, अगर ये उस टाइम पे उठाए जाते तो शायद आज ये सिलसिला भी नहीं होता। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान और बलूचिस्तान दोनों एक्सिड और ICC के हवाले से केस में एक हार चुके हैं और दूसरे के अंदर भी बड़ी वीक पोजीशन है, और न सिर्फ हार चुके हैं बल्कि इस हवाले से बहुत सारी आपने देखा होगा कि हवाले से दूसरे मुल्कों में भी केसेस किए गए जहां हमारे एसेट्स फ्रीज करने की बातें हुई और बाकी चीज़ें हुई। तो एक पेशरफ्त जो हमने अपने टाइम पे शुरू की वो ये था कि इसका एक ऐसा सलूशन निकाला जाए जो बलूचिस्तान के फ़ायदा में हो, बलूचिस्तान के लोगों के फ़ायदे में हो, और ओवरऑल इस केस को भी हमने एड्रेस करना है। ये सिर्फ मेरी और ख्वाहिश के मुताबिक कोई केस नहीं चलेगा या इसका सलूशन नहीं होगा। लेकिन अच्छी बात है क्योंकि मैं उस ब्रीफ पे मौजूद नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन बातों की इतला, जिन बातों की मालूमात हम तक थी, उन्हीं बातों को उसमें ज़रूर शेयर किया होगा। और मैं चाहूँगा कि जब मैं उस स्टेज से एज ए चीफ मिनिस्टर हटा था तो उस वक्त तक कोई ऐसी फाइनलाइजेशन, न कभी कोई एग्रीमेंट हुई, न कोई ऐसा प्रपोजल था। शायद इन 4-5 दिनों में वो ज़्यादा मटीरियलाइज हुआ होगा, और उस पर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हम इसको सेंसिटाइज होते हुए इसको देखें, संजीदा होते हुए देखें और सही फैसले करें। सर, हाउस को ब्रीफिंग इन कैमरा दी गई जिसको अपोजिशन जो पार्टियां हैं उन्होंने काफ़ी तनकीद का भी निशाना बनाया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पब्लिक नहीं होना चाहिए था इतना अहम इशू? देखिए, यकीनी तौर पे आप मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता था कि इन हाउस जो ब्रीफिंग पार्लियामेंट को दी गई थी, यकीनी तौर पर पार्लियामेंटेरियंस ने आके इसके सारे एस्पेक्ट्स को शेयर भी किया होगा। और इसमें देखिए कोई ऐसी सिचुएशन मैं नहीं समझता हूँ कि आज की सूरत में है कि जो आप कोई चीज़ आप आज भी मेरे ख्याल पाकिस्तान के हवाले से या रेकॉर्डिंग के हवाले से थोड़ा सा नेट पे सर्च करें तो आर्बिट्रेशन की आपको वर्डिक्ट्स भी मिल जाएंगे, आपको सारी चीज़ें भी पता चल जाएंगी कि क्या है क्या नहीं है। और ये जितनी इसकी अवेयरनेस जितनी पब्लिक के अंदर होगी और जितना एतमाद आवाम के अंदर इसका होगा उतनी मिसकंसेप्शंस ख़त्म होगी, और जितना हम इसको आइसोलेशन में देखेंगे यकीनी तौर पर उतने इश्यूज क्रिएट होंगे। लेकिन मैंने हालिया में आज भी मैंने देखा था शायद चीफ मिनिस्टर साहब का एक बयान भी सोशल मीडिया के थ्रू आया था कि हम वो फैसला करके जाएंगे या वो एग्रीमेंट करने जाएंगे जो बलूचिस्तान के लोग उस एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बहुत हाई लेवल पे हम उन इन एग्रीमेंट्स को करेंगे या उसको मुझे नहीं पता कि वो किन टर्म्स पे वो बात कर रहे थे। लेकिन ये देखिए रेकॉर्डिंग को थोड़ा समझना भी चाहिए। चाकी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें EL5, EL4, EL14, 13, इसमें 2-3 और एरियाज हैं। ये सारे पूरे चाकी की बात नहीं हो रही, ये डिफरेंट पॉकेट्स में और डिफरेंट चीज़ों के हवाले से हो रही है। और एक बात बड़ी वाज़ेह हो कि BMEC कंपनी को जो हमने तश्कील दिया था, उस BMEC कंपनी की 90% ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की है। उसका पूरा बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का है, उस बोर्ड को गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हेड कर रही है। तो जो फैसले होंगे ये पहले तो वो बोर्ड करेगी, उस बोर्ड के बाद फिर ये काबीना करेगी, और फिर काबीना जब उसको मंतकी अंजाम के लिए अप्रूवल देगी फिर ये जाके चीज़ें अप्रूव होंगी। ये मेरे और आपके और किसी के एग्री होने से नहीं हो सकती। जान साहब, आप अपने वर्कर से भी मिल रहे हैं, पार्टी रहनुमाओं से भी मिल रहे हैं, उसके साथ इत्यादियों के साथ भी आपकी मुलाकातें, सरदारिन के साथ तो मुसलसल मुलाकातें हुई हैं। क्या कुछ सियासी हलचल है? हम ये कह सकते हैं कि तीसरा वज़ीर इस टर्म में एक मरतबा फिर आ रहा है? देखिए, बलूचिस्तान के अंदर हम कुछ नई सियासत के मामला को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो लोगों को थोड़ा सरप्राइज भी दे रही है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए मैं कम अज़ कम एज जाम कमाल ये बात पे बड़ा मेरा भरोसा है कि सियासत में हमें बलूचिस्तान के लोगों को थोड़ा सीरियसनेस दिखाना कि ज़रूरी है कि हम एक वज़ीर आला हैं, एक वज़ीर है, किसी कोने पे है या कुछ मरात हैं तो हम बलूचिस्तान के मामला में भी सीरियस हों, तो बलूचिस्तान में आना जाना हो, और जब मरात और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए तो हमारा ताल्लुक खत्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक पार्टी की सरबराही है, पार्टी के मेंबरान हैं, पार्टी के लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था कि मैं इस चीज़ की कंटिन्यूटी रखूं, और मैंने वही किया। मैं वापस आया हूँ, हमारे पार्टी के इलेक्शंस को होना है, इंशाल्लाह जल्द उस इलेक्शंस को हम अनाउंस करेंगे। 18 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने एज ए नोटिस मुझे सर्व किया था कि मैं उधर पेश हूँ और पार्टी के फ्यूचर इलेक्शन लायमल को ज़रा उनके साथ डिस्कस करूँ या जो भी बयानिया उधर होगा। तो ये देखिए ये सारा सिलसिला ये रहेगा,
सियासत कभी ख़त्म नहीं होती। हमारा एक मौक़िफ़ था जिस मौक़िफ़ के बिना पे मैंने अपनी रेजिग्नेशन भी दी और हमारे सारे कोलिशन इस बात पे एग्री हुए, वरना आखिर दम तक कोई एग्री नहीं हो रहा था। जहाँ हमने नुकसान देखा तो उस नुकसान के हवाले से जो हम पार्टी की सतह पे देख रहे हैं, ये सारे वर्कर्स, सारे पार्टी के अहदेदारान जिनसे मैं मिला हूँ, मैं खुददार गया, पेशीन गया, कोयटा में हूँ, मकान डिवीज़न के हैं, बाकी डिवीजन्स के लोग हैं, एक बड़ी बेचैनी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों में पाई जा रही है और ये महसूस कर रहे हैं कि जिस हवाले से ये सारी इनिशिएटिव लिया गया था और ये मकसद था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को स्ट्रेंथन किया जाएगा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इख्तिलाफातों को दूर किया जाएगा, वर्कर और इलाके के लोगों को तरजीह दी जाएगी, वो सिलसिला हमारे पार्टी के वर्कर्स और अहदेदारान नहीं देख रहे और अपनी पार्टी की हुकूमत में होते हुए नहीं देख रहे, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे और हमारे सीनियर कायदीन पे पड़ती है कि हम इन चीज़ों को थोड़ा फोकस करें और अपनी ही हुकूमत को थोड़ा सा ये बताएं कि इस तरह का सिलसिला नामुनासिब होगा, इस तरह का रवैया नामुनासिब है। PTI का आप हिस्सा हैं, उसके इत्तेहादी हैं। इमरान खान कुछ दिनों से कह रहा है कि आइंदा 3 महीने बहुत अहम है, तो आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी से उसको ये उम्मीद हुई है या कहीं और से उसको कोई इस किस्म का इशारा मिला है? देखिए, सियासत में तो मैं कहता हूँ हर दिन अहम है, 3 महीने, 1 महीने, 6 महीने, या जो भी आप समझें। और जब सियासतदान मेरा ख्याल चीज़ों को सीरियस लेंगे, संजीदगी से लेंगे, तो वो अहमियत हर चीज़, हर मरला, हर स्टेप रहता है। और मैं सिर्फ इस बात को इस तरह थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूँगा कि बाकी ये 3 महीने पाकिस्तान की सियासत नहीं बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की सियासी इस्तिकामत, पाकिस्तान की पॉलिटिकल, पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन के लिए बड़े अहम है। और हम कोशिश करें कि सिंसियरिटी के साथ, सीरियसनेस के साथ फैसलों को करें और चीज़ों को देखें, और ताकि एक पब्लिक के लिए बड़ा अच्छा जेस्चर जाए, क्योंकि पब्लिक तो देखें अभी हमारी तरफ देख रही है, पब्लिक बड़ी कंफ्यूज वे में चीज़ों को देख रही है कि ये गहमा गहमी वफाकी और सूबाई सतह पे जो सियासत में चल रही है, तो उसके नतीजे उनके मसाइलों को अगर कोई एड्रेस नहीं करेगा, यानी कि मैं और आप आज ये बात कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ मुखालफिन और दूसरे के साथ मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन कोई इस बात को नहीं देख रहा कि बलूचिस्तान पिछले 4-5 महीनों से जो डेवलपमेंट और तरक्याती काम और एक गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एक चीज़ों के फुकदान में दिन ब दिन जाता जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा असर पब्लिक पे पड़ रहा है। और हमें वो फोकस करना चाहिए पब्लिक इशूज़ को, और उन इशूज़ को अगर हम फोकस नहीं करेंगे, इरेलीवेंट चीज़ों की तरफ हमारी तरजीहात ज़्यादा होंगी, तो ये मायूसी पब्लिक में ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे मेरे ख्याल से पब्लिक भी खुश नहीं होगी। और यकीनी तौर पे 3-4 महीने बाद एक सिचुएशन जो क्रिएट होगी, वो हो सकता है अवामी अंदाज में एक बड़ा एक रद्द अमल आए और एक लोगों का एक इजहार जो है वो नो कॉन्फिडेंस का अपने सियासी लोगों की तरफ आए और एक सिस्टम की तरफ आए। अच्छा जाम साहब, कोयटा पैकेज एक बहुत बड़ा पैकेज है, इस पे आपकी हुकूमत ने काफ़ी काम किया। हालिया दिनों में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में काफ़ी लूप होल्स हैं, खासतौर पर सरियाब एक्सटेंशन की उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने कहा कि इसका जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी है वो ठीक नहीं है, इसलिए हमने काम रोक दिया है, अब उसको हम ठीक करने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई कोई मसला था इसमें? देखिए, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हैं और उन कंसल्टेंट्स ने न सिर्फ एक दफ़ा, कई दफ़ा इन कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स को बनाई है। और यकीनी तौर पे देखिए, फिजिबिलिटी जो है वो बड़ी सिंपल होती है, मेजरमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते, लाइन और लेंथ को आप चेंज कर सकते हैं। हमने यही प्लान बनाया कि सरियाब चूँकि 30-35 सालों से 40 सालों में सरियाब में कोई तोसी नहीं हुई है, तो हमने इसको 6 लेन और 2 सर्विस लेन 10 लेन के रोड बना, उसको अगर 4 करना चाहते हैं 4 कर दें, वो उसको 2 लेन बनाना चाहते हैं 2 लेन बना दें, सर्विस लेन निकालना चाहते हैं निकाल दें, ड्रेनेज निकालना चाहते हैं निकाल लें, स्ट्रॉन्ग वाटर निकालना चाहते हैं निकाल लें, स्ट्रीट लाइट निकालना चाहते हैं निकाल लें, तो इस रोड पर फिर बचेगा। मैं उसको आपकी तवज्जो से अभी फिर भी कहूँगा कि आपको अभी भी, और इसमें देखिए अभी चेंजेस आप नहीं कर सकते, ये वर्क अवॉर्डेड है, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर काम कर चुका है, कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ चीज़ें ले आउट कर दी, इस स्टेज पे आप जिस चीज़ में जाएंगे वो लिटिगेशन में चला जाएगा। जब वर्क ऑर्डर आप इशू करते हैं तो उसी वर्क ऑर्डर के बिना पे कॉन्ट्रैक्टर अपनी बिड देता है। अब वो ये तो नहीं है कि आज आपने उसको एक बिड पे
वर्क ऑर्डर दे दिया और 8 महीने बाद आपको रियलाइज़ हुआ नहीं थी अभी हम चीज़ें काट पीट के ख़त्म कर देंगे, ये मुमकिन नहीं है। बलूचिस्तान का दिल क्वेटा है और क्वेटा का एक बहुत दिली इशारा जो ये सरियाब रोड का रोड है जो तकरीबन 7.5-8 किलोमीटर जाएगा, मेरा ख्याल हमें लोगों की तकलीफ को देखना चाहिए। हमारे वक्त में भी इस रोड को इसमें थोड़ी मसाइल आए, वो सिर्फ इस वजह से आए कि जहाँ लैंड एक्वायर करना था हम मेन फेज से गुजर चुके हैं। अभी जो तकलीफ लोगों को दिन ब दिन आती जा रही है, इस गवर्नमेंट को चाहिए कि बिल्कुल ना करें, मोबिलाइज फुल करें, कॉन्ट्रैक्टर्स तीनों रोड को मोबिलाइज करें। देखिए सब्जर रोड, मैं आज सब्जर रोड पे गया था, आज आप भी उस रोड पे आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक 10 लेन का रोड तैयार है और लोगों को आसानी है, बाकी काम रुका हुआ है। लिंग बादीनी का एक पोर्शन है रुका हुआ है, रेडियो पाकिस्तान है रुका हुआ है, सरियाब रोड है रुका हुआ है, नवाकिली का रोड तकरीबन 90% है रुका हुआ है। तो ये सारे रोड अगर आपने रोक दिए हैं तो इसकी तकलीफ हमें और आपको तो नहीं होगी, मैं और आप तो ज़रगून रोड के अलावा कहीं जाते ही नहीं, लेकिन आप पब्लिक जो है इन्हीं इशाराओं से जाती है। और आपने देखा होगा हम अभी जिस रोड से आप इधर आए होंगे, ये एक बड़ी मुख्तलिफ किस्म की रोड हमने माजी में बनाई कि क्वेटा के ट्रैफिक जो है उसको बेहतर करने के लिए रेलवे पार्टी के साथ हमने ड्यूल रोड बनाया है और इसी की एक्सटेंशन भी अभी हो रही है। तो क्वेटा के अंदर बहुत काम करने की ज़रूरत है और इस सरकार के पास जो पैसे नहीं है इसका हम बार बार रोना रोते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार चले 3 साल में रोड नहीं बनाएगी, 5 में तो बना देगी, तो एक एक्स्ट्रा आपको बजट मिलेगा, उसमें आप कंप्लीट कर दें, लेकिन इस चीज़ को शुरू करें। ऑलरेडी आप 6 महीने ज़ाया कर चुके हैं और अभी आने वाला बजट है और अभी भी आपने कामों को अगर तोसी नहीं किया, इनको स्पीड नहीं किया, आप पिछला बजट भी लैप्स कर देंगे और अगला बजट भी आपसे नहीं बनेगा। अच्छा सर, ये बताएं कि बलूचिस्तान आवामी पार्टी सालार 2 दौड़ों में तकसीम है, आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान आवामी पार्टी का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? क्या ये 2 दौड़ों की जो तकसीम वाला मामला है, बड़ा दड़ा जो है एक तरफ चला जाएगा, दूसरा दड़ा दूसरी तरफ, बलूचिस्तान आवामी पार्टी खत्म? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान आवामी पार्टी अपने हर लिहाज से इस्तेकामत के साथ उधर ही खड़ी है जैसे जहाँ पहले भी थी। यकीनी तौर पे पार्टियों में जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक नई पार्टी है और इस पार्टी में बड़े कदावर लोग हैं, इसमें बड़े सियासी शख्सियात हैं, इसमें हर डिवीज़न की नुमाइंदगी है। बलूचिस्तान आवामी पार्टी के पास 24-25 सीटें हैं, तो एक बहुत बड़ी पार्टी है और एक नई पार्टी है। तो यकीनी तौर पे ये इख्तिलाफात आएंगे जैसे कि हर पार्टी में आए। हमने मुस्लिम लीग नून में देखा है, हमने पीपल्स पार्टी में देखा, हमने DNP में देखा, बहुत सारे नेशनल पार्टी में भी देखा। तो ये इख्तिलाफात आते जाते रहेंगे और इसी तरह आस्ते आस्ते पार्टियाँ फिर इस्तेकामत की तरफ जाती हैं। इंशाल्लाह हम अपना इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और उस इलेक्शन में जो भी नई कायदीन आएंगे, जो जिम्मेदारियों पे आएंगे, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी पार्टी को बेहतर करें। लेकिन ये चीज़ कबूल नहीं है कि उसी पार्टी के टिकट पे इंतखाबात लड़ के फिर वजारत लेके और मरात लेके आप हो और अपनी पार्टी को नुकसान दे रहे हो। ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कोई भी वर्कर कबूल नहीं करेगा, जो कि मौजूदा सूरत हाल में किसी हद तक ये काम हो रहा है। बिल्कुल अगर आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक नहीं होता, आप बिल्कुल जो भी काम करते हैं हमें उससे कोई गर्ज नहीं था, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वर्कर्स और पार्टी नुमाइंदीन के जितने भी रिजर्वेशंस हैं, खदशात हैं, इनको दूर करें और उनको एहसास दिलाएं कि नहीं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों ने और हमारे जिस पॉलिसी के तहत और मंशूर के तहत हमने जिन जिन चीज़ों का वादा किया था उनको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। जाम साहब, BNP के सरबराह का मौक़िफ़ है कि साबिक वज़ीर आला को हटाने के सवाब में हम शामिल थे, लेकिन नए वज़ीर आला को लाने के गुनाह में हम शामिल नहीं है, लेकिन दूसरी जानब फ्रेंडली अपोजिशन है, इस पर आपके क्या रहमान है? देखिए चले, सवाब कमा लिया, अच्छी बात है, अल्लाह ताला उसका अजर उनको दे BNP अवामी को। जहाँ तक उन्होंने गुनाह की बात की है तो कल भी मैंने मीडिया से बात की थी कि मुझे बड़ी हैरत है कि वो कुदूस बिज़ंजो को गुनाह के ज़िम्मे में ला रहे हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो कि कोई सियासी आदमी कभी करता नहीं है। लेकिन मैं कम से कम जितना भी इख्तिलाफ रखूँ या ना रखूँ, मैं ये नहीं कह सकता ये गुनहगार आदमी है। हम सब गुनहगार लोग हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में बड़ी मिस्टेक्स की हैं, तो कम से कम इस लक़ब से कुदूस बिज़ंजो को बुलाना नामुनासिब है। और जहाँ तक उस अमल की बात है, आजकल कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। अमल कलमती साहब उनके साथ हैं हर दफ़ा, आफ्ताब हुसैन साहब उनके साथ हमेशा रहते हैं
اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج BNP مینگل کی نمائندگی میں آپ کو پروسیکیوٹر جنرل بھی جو ہے وہ BNP مینگل کا ہی بنتا ہے، جو کہ ہمیشہ گورنمنٹ کا ایک آفیسر ہوتا ہے جس کو آپ ایز اے لائر نامنیٹ کرتے ہیں. تو بینیفیشری تو آپ اس پورے سسٹم کا بن رہے ہیں، یعنی کہ آپ بینیفٹ لے رہے ہیں. آپ کے حمل کلمتی ہوں یا باقی MPAs ہوں یا آپ کے حقدار کی آپ کی ریپرزنٹیشن ہو، DC آپ کے ساتھ DC آپ کے کہنے پہ لگ رہے ہوں، پروسیکیوٹر جنرلز آپ کے لگ رہے ہوں، لوگ آپ کی سفارش پہ وہاں کام کر رہے ہوں اور ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہے ہوں، لیکن آپ ساتھ ساتھ اور ہر پروگرام میں یعنی کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ٹریول کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کے دفتر میں ہونا، تو سارے بینیفٹ میں آپ شامل ہیں. اور آپ بولیں ایز اے پارٹی سربراہ، اگر آپ ہاں ایک بات ہے، اگر اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے تو پھر ان کو شوکوز نوٹس دینا چاہیے اپنے پارٹی کے سارے MPs کو کہ آپ یہ جتنا بھی جس چیز کو میں نے گناہ کہا ہے تو آپ لوگ انڈائریکٹ اس کا حصہ کیوں بن رہے ہیں، آپ اس کے بینیفیشری کیوں بن رہے ہیں. تو اختر مینگل صاحب کو میرے بہت قریبی رشتہ دار بھی ہیں، لیکن سیاسی حوالے سے ہم اپنا ایک موقف رکھتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنی پارٹی کے سارے MPs کو نوٹس کریں کہ وہ اس گناہ کے اندر شریک تو نہیں ہوئے لیکن اس کا حصہ دار کیوں بننا چاہ رہے ہیں. بس جام صاحب، سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بھون نے آج نواز شریف کی نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرائی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تبدیلی آ رہی ہے؟ تبدیلی بہت عرصے سے آ رہی ہے. دیکھیے سیاست میں ہر پارٹی ہر چیز کے حوالے سے ایک بڑی فلیکسیبلٹی اور ایک گنجائش رہی ہے، اور ماضی میں ہم نے چیزوں کو بہت بدلتے ہوئے اس ملک میں دیکھا ہے. حالیہ دوروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے چیزیں بدلتی ہیں، چیزیں آتی ہیں. نواز شریف صاحب ادھر تھے، DC گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملک سے باہر بھی گئے، OC گورنمنٹ نے ان کو NOC بھی دی، وہ گئے. اب جیسے صورتحال سیاست میں جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ میں KPK کے اندر JUI کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی بلدیاتی الیکشنز کے اندر. تو چیزیں بڑی بدل رہی ہیں، لوگوں کا ایک اظہار مختلف انداز میں آ رہا ہے، اور ہر پارٹی اپنی کوشش کرے گی. مسلم لیگ نون بھی کرے گی، پیپلز پارٹی بھی کرے گی، پاکستان تحریک انصاف بھی کرے گی، ساری جماعتیں کریں گی. میرے خیال سے چوں الیکشن کا ایئر قریب آتا جائے گا، ہم پاکستان کے اندر سیاسی ہلچل کو اور زیادہ متحرک ہوتے ہوئے آگے دیکھیں گے، اور چیزوں کو پرسپیکٹو پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم دیکھیں گے، ان میں تبدیلی آ رہی ہوگی، اور اصل چیزیں اسی وقت پتہ چلیں گی جب وہ فیصلہ کن مراحل میں پہنچیں. یہ تو سیاسی جانا ہے سر، اصل بات ہوتا ہے. دیکھیے میرے سے آج ان کی اگر کوئی نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی تو میں بتاتا. میں اس سے بالکل لائق ہوں جو اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی. 6 ماہ کی کارکردگی کو کیسا دیکھتے ہیں، اور PSDP میں بہت زیادہ چینجز ہو رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بجٹ یوز کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، اور یہ PSDP میں چینجز ہیں، اسکیمیں روک دی گئی ہیں، اس کو کیسے دیکھیے میں ضرور چاہتا کہ گورننس اسٹریٹجی تھوڑی بہتر ہو، تھوڑا اس پہ گرفت رکھنی پڑے گی کوئی میکینزم کے تحت. دیکھیے میرے کہنے سے گورننس کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. گورننس کے لیے آپ کو ہمیشہ وہ ٹول اور وہ میکینزمز ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں، وہ طریقہ کار کرنا پڑتا ہے جب جا کے پبلک کو سروس ملتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ لوگوں کو مجھ سے ایک بڑی شکایت تھی کہ جام صاحب آپ کے عوام کے لیے آپ کے دروازے ہمیشہ بند رہے ہیں. تو دیکھیے الحمدللہ ہم عوامی لوگ ہیں. میں نے اپنی زندگی میں 14 سال سے پہلا الیکشن کیمپین کیا ہے. ہم عوام میں جتنا رہے ہیں، باقی جو لوگ طنز کرتے تھے یا مذاق کرتے تھے، تو ہم نے بچپن سے زندگی عوام میں گزارا ہے. لیکن جب گورننس کی بات آتی ہے، لوگ آپ کی ڈیلیوری کو دیکھتے ہیں. یہ نہیں دیکھیں کہ جام صاحب نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے اور کتنے لوگوں کے ساتھ چائے کی کپ پیے ہیں. پبلک اپنی ریلیف دیکھتی ہے. وزیر اعلیٰ کا دفتر تک کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اس کا کام DC کے پاس ہونا چاہیے، اس کا کام کمشنر کے دہلیز پہ حل ہونا چاہیے. اس کے ایشوز آپ کی اس کوئٹہ سے اس طرح حل ہو کہ تربت سے، زیارت سے، موسیٰ خیل سے، شیرانی سے، دافتان سے لوگوں کو ادھر نہ آنا پڑے. کتنے لوگ وزیر اعلیٰ کے گھر جا سکتے ہیں، اس کے دفتر جا سکتے ہیں؟ صرف وہی جا سکتے ہیں جن کا ایک سیاسی اثر رسوخ ہوتا ہے. تو ہم اپنی کوشش کریں. اور مجھے خوشی ہے، پہلے قدوس صاحب نے کہا تھا کہ جی میں میٹنگز نہیں کروں گا، وہ بیوروکریٹس کریں گے، لیکن میں نے دیکھا بھی انہوں نے میٹنگز شروع کر دی. اچھی بات ہے، کریں جی. میں کہتا ہوں دن میں 4 میٹنگز کریں. ESDP پہ کریں، بجٹ پہ کریں، ایجوکیشن پہ کریں، ہیلتھ پہ کریں. دیکھیے اگر آپ نے ساری چیزیں کسی اور کے رحم و کرم پہ چھوڑ دی ہیں، ان کا تو یہ نیریٹو ہی نہیں ہے. ان کا انہوں نے پبلک سے ووٹ لے کے تھوڑی آیا.
सरकारी मुलाजिम की जिम्मेदारी होती है कि जो उसका बॉस, जो उसका मिनिस्टर, जो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव लाइन उसको देगा वो वही काम करेगा। और मैं और आप ये तस्वुर कर लें कि वो खुद उसको काम शुरू कर देंगे, मुमकिन नहीं है। तो गाइडलाइन देनी पड़ेगी, पॉलिसी देनी पड़ेगी, फॉलो अप करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ सरकार में होती है फॉलो अप मैकेनिज्म, कि आपके जितने भी डायरेक्टिव्स हैं, आपके जितने भी गाइडलाइंस हैं, उन पे कितना काम हुआ, कितनी जल्दी हुआ या नहीं हुआ। आप अपने कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, सेक्रेटरीज से बार बार एक ऐसा राब्ते का मैकेनिज्म बनाएं ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। PSDP आप सब जानते हैं कि एक बैकबोन है एक सूबे की तरक्याती अमल का। और जिस तरह हमारे एक दोस्त हैं सना बलोच ने बार बार हमें असेंबली में वो जब ताना कभी कभी देते थे तो वो कहते थे कि जी बलूचिस्तान का चूल्हा इस PSDP से जलता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कहते थे। हमने तो चूल्हा कभी बंद नहीं किया। वो कहते थे जी कंक्रीट से नहीं होता, रोड से नहीं होता। अब तो वो पूरा सिलसिला बहुत स्लो हो गया है। और मैं उनसे बार बार कह रहा हूँ, अपने ट्विटर के थ्रू भी कह रहा हूँ, आपके जरिए से भी कह रहा हूँ कि आप इस PSDP डेवलपमेंट को बिल्कुल फ्रीज ना करें। आप जितना देर कर रहे हैं, आप बलूचिस्तान का एक ऐसा नुकसान होने जा रहा है जो शायद इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ऑनगोइंग बजट हमारा क्लोज्ड है। 21-22 का बजट भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा और फरवरी के अंदर आपको अगले बजट की तैयारी भी करनी है। और माहौल एक ऐसा बन गया है कि लोगों का ट्रस्ट भी इस पॉलिटिकल सिस्टम पे नहीं है। तो हम तो एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ जाएंगे। तो लिहाजा मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि चीज़ों को थोड़ा सीरियस लिया जाए, वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए और गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग और चीज़ों के फॉलोअप में चीफ एग्जीक्यूटिव और काबीना को हर हफ्ते एक मीटिंग करनी चाहिए। अभी काबीना की सिर्फ 1 या 2 मीटिंग्स हुई हैं जो कि बहुत कम है। हमारे टाइम पे हमारी कोशिश होती थी महीने में कम से कम 2, नॉर्मल सिचुएशंस में 2 मीटिंग हो। लेकिन इन सिचुएशंस में, इमरजेंसी की सिचुएशन है, इनको हर मंडे या हर ट्यूसडे एक मीटिंग करनी चाहिए। जब साहब सियासत पे गहरी नजर है आपकी, इस्लामाबाद में जो इस टाइम हवा चल रही है वो -1 की तरफ तो नहीं जा रही है? नहीं, इस्लामाबाद में अभी तक बर्फबारी नहीं शुरू हुई, ठंडा मौसम जरूर है। जाम साहब, जैसे आपने कहा कि आप के जाते ही ये मुआहदा सामने आया रेकॉर्डिंग का, तो क्या आप इस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? और अगर हैं तो क्या आप अपने हम पल्ला MPs के साथ अपोजिशन से रब्ता करेंगे? क्योंकि दोनों जमातें जो है अभी लाताल्लुकी का इज़हार कर रही हैं मौजूदा हुकूमत के इस फैसले से। आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं रेकॉर्डिंग पर? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात तो मेरे रिकॉर्डिंग के ऊपर उस वक्त आए जब कोई चीज़ वाज़े तौर पे सामने आ जाए कि होने क्या जा रहा है। हमारे मेरे ख्याल अपोजिशन की जमातें एडवांस में वो मेरे ख्याल एक बड़े ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं कि वो अभी जो नवाला है ना वो निगल भी नहीं पा रहे और उसको उगल भी नहीं पा रहे। इस पूरे तहरीक में साथ थे, हर दिन साथ थे, बल्कि फार्म हाउसों पे तो रातें भी साथ गुजारी हैं, एक एक कमरे में गुजारी हैं, बड़े गर्मजोशी के साथ गुजारी हैं। अब वो भी पब्लिक ने देखी है। अब जब हुकूमतें बनी तो उसके बारात में भी साथ है। अब जब असल बात आई कि अब हुकूमत की कारकर्दगी कहाँ जा रही है तो तहफ़्फ़ुज़ात शुरू भी हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल अपोजिशन जमात ये देख रही है कि जिस चीज़ का हमने साथ दिया ये शायद बलूचिस्तान के परफॉर्मेंस में या गवर्नेंस में या कुछ फैसलों में शायद ऐसी चीज़ें ना कर जाए जिसका नुकसान सियासी तौर पे उनको होने लगे। तो आस्ते आस्ते ऐसे बयानात को देख के शायद किनारा कश की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम बार बार उनको याद दिलाते हैं कि नहीं, आप इस ट्रेन की जो जितनी बोगी है उनमें से आप भी इसका एक हिस्सा हैं और आप अपने आप को मरीज़ जमा नहीं कर सकते। देखिए, जब तक ये मुआहदा सामने नहीं आता और इसकी चीज़ें वाज़े तौर पे नहीं आती कि मुआहदा है क्या। देखिए, मुआहदा ऐसा नहीं होता कि इतना आपने लेना है, इतना मैंने लेना है। जो भी मुआहदा होगा उसमें सबसे बड़ी शिक ये है कि ये 6 अरब रुपए, ये 6 अरब डॉलर जो है ये हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने जो वापस करने हैं वो किस तरह करेंगे। और ये अगर जगह को हमने या तो हम अपनी चीज़ें बेच के पैसे दे दें और रिकॉर्डिंग को बिल्कुल फ्री कर दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हमने इसी रिकॉर्डिंग को चलाना है तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा। हमारे टाइम पे तो हमने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 2 दफ़ा अपलोड किया था कि दुनिया से हमने लोगों को ट्रांसपेरेंसी हमने दिखाई कि दुनिया से हमने लोगों को इन्वाइट किया कि जो भी इंटरेस्टेड है चागी में या ELs में है वो आके अपनी प्रपोजल्स दें और बाकायदा तकरीबन कोई 22-23 प्रपोजल भी मौजूद है उसके लिए।
जाम साहब, आप खुद पार्टी के सरबराह हैं, जैसे आपने कहा कि अपोजिशन डर रही है कि उन पर ब्लेम होगा, तो आप नहीं समझते कि ब्लेम आपके ऊपर भी होगा कि आपकी अपनी जमात है, अगर ये मुआहदा तय पा जाता है और आपको खुद नहीं पता चलता कि क्या मुआहदा तय पाया? देखिए जी, हमारी जमात तो हम अपनी जमात के सारे मेंबरान को और जो मौजूदा गवर्नमेंट में लोग हैं बाकायदा हम उनको बार बार आपके थ्रू और उनके थ्रू तंबीह भी कर रहे हैं। और जिस तरह का माहौल चल रहा है, हो सकता है कि हम भी अपने पार्टी के कुछ मेंबरान को ऑफिशियल नोटिस के थ्रू जवाब तलबी भी करें कि नॉन सीरियस एटीट्यूड के हवाले से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ऊपर कम अज़ कम ये कोई गैर जिम्मेदारी की बात नहीं आनी चाहिए। और अगर ऐसी सिचुएशन कोई आई तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी मौजूदा जो हमारी काबीना है, हम अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से लाताल्लुक़ भी करार दे सकते हैं। जिस तरीके से मैं सिचुएशन देख रहा हूँ, मैं हरगिज़ एक पार्टी के सरबराह की हैसियत से मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ जिस तरह के पार्टी के अफेयर चल रहे हैं। एक पार्टी के सरबराह की हैसियत से हमारी पार्टी की हुकूमत जो कोलिशन में है, गवर्नेंस और बलूचिस्तान के पब्लिक और डिलीवरी में मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। और जिस तरह एक गैर संजीदा माहौल में चीज़ों को ले जाया जा रहा है, यकीनी तौर पे उसमें भी हम बहुत सारे दोस्त खुश नहीं हैं। अब यकीनी तौर पे ये वो ग्रुप है जिसने हमारे दौर इक़्तिदार में हमारे खिलाफ एक बगावत की थी और अपनी एक नाराज़गी हमसे ज़ाहिर की कि हम जाम कमाल से खुश नहीं है, -1 फार्मूला होना चाहिए, पार्टी को नुकसान हो रहा है, गवर्नेंस नहीं हो रही है। तो उन्होंने अपना एक नैरेटिव लेके अपने एक अलग स्टांस बनाया, लेकिन हमारा स्टांस आज भी बड़ा क्लियर है। जिन चीज़ों के ऊपर आप हमसे बात करते हैं, हम अपना मौक़िफ़ रखते हैं और हम इस गवर्नेंस का हिस्सा अभी तक नहीं है। आर रजवी साहब बैठे हुए हैं, सईद खोसा साहब बैठे हुए हैं, मैं खुद हूँ। हमारे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के आप देखें कि इतना बड़ा एक बेल्ट है, खासकर हमारा पश्तून बेल्ट है। हमारे पश्तून बेल्ट में बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नुमाइंदगी को बहुत नज़रअंदाज किया है। एक दुमर साहब को अगर आप कह सकते हैं कि जिम्मेदारी के हवाले से अगर एक मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो फाइनेंस का मिला है, लेकिन सर्विस सेक्टर में तो इस डिपार्टमेंट का कोई रोल ही नहीं है। ये आप समझे पोस्ट ऑफिस का काम है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैबिनेट के मेंबर्स की हो या वजारत की भी हो, हमने एक बहुत अच्छा बैलेंस रखा था माइनॉरिटीज़ में और बलूचिस्तान के एथनिक और दूसरे हवाले से भी, जो कि अभी हमें नज़र नहीं आ रहा। यानी कि पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ को अगर हमने नुमाइंदगी दी है, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ का रोल सिर्फ कानूनी हद तक सिर्फ एक चीज़ है कि उन्होंने असेंबली के अंदर किसी डिपार्टमेंट के जवाब देने हैं। तो आपने अगर पार्लिमानी सेक्रेटरीज को एजेंडा दे दिया है या उनको आपने कहा है कि आप लोग मिनिस्टर हो गए हैं, या मैं यहाँ तक भी देखा हूँ कि कुछ पार्लिमानी सेक्रेटरीज के तो घरों के नुमाइंदे जो हैं वो ऑफिशियल ब्रीफिंग्स भी ले रहे हैं। तो ये बड़ा गैर मुनासिब तरीका है और कानूनी तरीके में इसकी कोई हैसियत नहीं है। आप काबीना का हिस्सा बनाएं, आप मिनिस्टर बनाएं, आप एडवाइज़र बनाएं। तो मैं चाहूँगा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हेड की हैसियत से हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो अपनी इस बात पे नज़रसानी करें और एज अ पार्टी डायरेक्शन वो बलूचिस्तान के जो अवामी